नमस्कार, दोपहर के 1:30 बज गए। मैं कंचन डोगरा नेगी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आइए खबरों का आगाज करते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ प्रदेश की, जहां पर उत्तराखंड परिवहन निगम बोर्ड की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है अब से कुछ ही देर पहले, और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड राज्य के अंदर जिले से बस चलाने की सहमति मिल चुकी है, इस पर सहमति बनी है। अब बोर्ड की इस बैठक में फैसला लिया गया है कि फिलहाल पहले चरण में रोडवेज की 50 बसों का संचालन किया जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो उसके बाद दूसरे जो चरण को शुरू किया जाएगा उसमें कुछ और बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन निगम के बोर्ड अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है अब से कुछ देर पहले, और 25 जून से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें सड़कों पर चलने वाली हैं। फिलहाल कम ही दूरी की रूटों पर निगम बसें चलाएगा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जिसमें प्रदेश के अंदर बसों के संचालन को लेकर ये हम बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 50 बसें शुरुआती चरण में चलाई जाएंगी और उसके बाद 25 तारीख से ये बसें चलना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद दूसरा चरण जब चलाया जाएगा तो कुछ और बसेस को सड़कों पर उतारने का फैसला होगा। बहरहाल ये बड़ी अपडेट परिवहन निगम के बोर्ड अपर अध्यक्ष मुख्य सचिव और ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 25 जून से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए चलाने की बात है। जैसे अब 35 सीट पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, तो 35 में हम सिर्फ 17 सीट जो है वही भर सकते हैं। कब से ये बसें चलेंगी और कितनी बसें चलेंगी? इसका अभी अध्ययन किया जा रहा है कि किन रूट्स पे जो है वो आवश्यकता है, तो उसमें से कुछ रूट पे चलाई जाएगी। बड़े हुए किराए को लेकर भी क्या कुछ पुनर्विचार हुआ है? नहीं, बड़े हुए किराए को लेकर के पुनर्विचार नहीं होगा। ये मामला जो है ये उच्च स्तर से निर्धारित किया गया है, तो उसमें इस स्तर से विचार नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल की। अब लगता है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ अब रोटी बेटी के रिश्ते इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। पहले जहां नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में भारत की जमीन को शामिल किया था, तो वहीं अन्य माध्यमों से अब वो भारत का विरोध बनाने वाले हालात बना रहा है, जिसके लिए बाकायदा FM जैसे प्रचार साधनों का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है नेपाल। सपने में भी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नेपाल भारत के इस कदर खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नए राजनीतिक नक्शे में पड़ोसी मुल्क पहले ही भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को शामिल कर चुका है। अपने इस राजनीतिक फैसले को सही साबित करने के लिए अब गानों का सहारा लिया जा रहा है। भारत से सटे इलाकों में नेपाली FM रेडियो में भारत विरोधी गानों की इन दिनों बाढ़ आ गई है, और ये FM भारतीय इलाकों तक भी पहुंच रहा है, जिससे भारतीयों की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो हमारे सदियों पुराने संबंध नेपाल से हैं। हमारे भी कई साथी वहाँ पर रहते हैं। हम लोग FM रेडियो सुनते हैं, वहाँ के लोकगीत हमें प्रिय हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम सुनाई दे रहा है कि काला पानी हमारा है, लिम्पियाधुरा हमारा है, ये गाने उसमें बज रहे हैं, इसको लेके हमारी भावनाएं आहत हैं। नेपाल ये भी दावा कर रहा है कि गोरखा सैनिकों ने ही दिल्ली को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से रोका। यही नहीं, लिम्पियाधुरा की नेपाली गीतों में कश्मीर से तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत को जिस तरह कश्मीर प्यारा है, ठीक उसी तर्ज पर नेपाल के लिए लिम्पियाधुरा मायने रखता है। यही नहीं, फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला के ट्वीट के समर्थन में भी जमकर गाने गाए जा रहे हैं, और भारत में अब तक इसकी कोई काट नहीं निकाली गई है। भारत पिथौरागढ़ में इतने लंबे समय से आकाशवाणी केंद्र है, इसको इसने अभी तक संचालित नहीं किया है। कम्युनिटी रेडियो को आप संचालित नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप उसको काउंटर करने के लिए संचालित नहीं कर रहे हैं। जो ये प्रोपेगेंडा नेपाल के FM या दूसरी जगहों से चल रहा है, उसको किसी न किसी स्तर पर रोका जाना चाहिए। नेपाल के साथ दशकों से भारत के घर जैसे रिश्ते थे, लेकिन फिलहाल अब हालात बदले हुए हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भारत सरकार नेपाल पर लगाम लगाए, ताकि आए दिन भारत विरोधी माहौल खड़ा करने की साजिशें नाकाम हो सकें। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं, खबर रुड़की की आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर कैदियों का एक वीडियो वायरल हुआ। जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये कैदी देखे जा रहे हैं। एक कैदी जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगा रहा है। वीडियो बनाने वाला शातिर अपराधी चीनू पंडित बताया जा रहा है। बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचा। बहरहाल न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। पैसे लिए मेरे ने जैसे कि इंजेक्शन लगा कर 15-20 सिपाहियों ने बजाया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है, हो सकता है जेल अथॉरिटीज़ को पता हो, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। सर कोई अगर संज्ञान में तो कुछ कार्रवाई होगी? ऑफ कोर्स, अगर कोई बड़ा छोटे मोटे मामले तो खुद ही निपटा लेते हैं। अगर कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो जरूर जिला पुलिस पे आएगा, तब हम उसको देखेंगे। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तराखंड का लाल सीमा पर शहीद हुआ है। चमोली की खबर, कर्णप्रयाग निवासी सुरेंद्र नेगी हुए हैं शहीद। 8वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए हैं शहीद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। और अब बात होगी प्रदेश की कोरोना अपडेट की। अपडेट कुछ यूं है कि कल यानी कि सोमवार के दिन 58 नए मामले सामने आए, जिसमें एक बार फिर से हरिद्वार ने बाजी मारी और सबसे ज्यादा नंबर जो आए नए वो वहीं से निकल कर आए। 17 पॉजिटिव केस जो आए हैं हरिद्वार से आए। यूएस नगर में 15, अल्मोड़ा में 11, पौड़ी में भी 10 मामले सामने आए। नैनीताल में 2, टिहरी में 1 और देहरादून में 2 नए मामले। तो कुल 58 मामले कल यानी कि सोमवार के दिन के। इस बीच आपको बताएं कि हरिद्वार से खबर, जहां पर बाबा रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कोरोनिल नाम की ये दवा लॉन्च कर रहे हैं और इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीजों को ठीक करने का हमारा दावा है। बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा तैयार हो चुकी है। दवाओं के ट्रायल के दौरान 3 दिन के अंदर ही 69% कोरोना रोगी नेगेटिव हो गए और इसके अलावा ट्रायल के दौरान 7 दिन में 100% कोरोना मरीज नेगेटिव हो गए। तो अब से कुछ ही देर पहले ये दवा लॉन्च की गई है और मंच की सीधी तस्वीरें आपके सामने। जब इस दवा को लॉन्च किया जा रहा था, खुद बाबा रामदेव मंच पर मौजूद और कोरोनिल नामक ये दवा तैयार करने का दावा जो मात देगी कोविड-19 को, ट्रायल किया गया है। और ट्रायल करने के बाद ये बात बताई जा रही है कि ये जो दवा है ये पूरी तरह से कोरोना संक्रमित लोगों को ठीक करने में कारगर है। कोरोनिल और स्वासारी साथ में ये अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है और स्टोमक में जो भी हमारे स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर क्या बोलते हैं, आईआईटी रुड़की द्वारा निर्मित परमाणु वेंटिलेटर रोगियों के लिए वरदान बनकर सामने आया है, जिसका संयुक्त परीक्षण ऋषिकेश एम्स और आईआईटी रुड़की की टीम द्वारा किया गया और इसके बाद एम्स ऋषिकेश ने इसकी कार्यक्षमता पर मोहर लगा दी। रिमोट से चलने वाले प्राणवायु वेंटिलेटर की कीमत 25,000 रखी गई है। एम्स ऋषिकेश में एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन सिमुलेशन लैब है और इस लैब में विभिन्न तरीके की बीमारियों को डेवलप किया जा सकता है। तो वो कुछ बीमारियां जिसमें कि वेंटिलेटर यूज़ होता है वो यहाँ डेवलप की गई और एक वेंटिलेटर का परीक्षण हुआ। और ख़ासियत इस वेंटिलेटर की ये है कि एक तो ये लो कॉस्ट है, दूसरा ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। कोरोना हॉस्पिटल बनने के बाद हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के सुशीला तिवारी अस्पताल के दरवाजे पिछले 3 महीने से सामान्य मरीजों के लिए बंद हैं। लिहाजा कुमाऊं के 6 जिलों से गंभीर रोगों के इलाज को सुशीला तिवारी अस्पताल आ रहे मरीज उनके परेशान हैं।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने पर मजबूर हो रहे हैं वो। अस्पताल का दावा है कि वो गिने चुने मरीज ही रेफर कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद हमें यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा। यहाँ पे लमसम हमारा 12 लाख से ऊपर का खर्चा हो चुका है। अभी भी आगे कोई पता नहीं अभी कितना खर्चा होगा कितना नहीं होगा। आईसीयू जो हमारा जो बन गया है इसमें हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक मरीजों का सवाल है, मरीजों को हम लोग कम से कम लगभग 1 या 2% मरीजों कभी कभी जो भेजने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम यहीं पे इसका सबका इलाज कर रहे हैं। वेलकम बैक। अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मानसून की। मंगलवार यानी कि आज के दिन मानसून ने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में दस्तक दे दी है। यहां अधिकतर इलाकों में देर रात से रिमझिम बारिश हो रही है। मानसून की दस्तक से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मानसून विभाग ने अगले 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम बने रहने की भविष्यवाणी पहले ही की है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 24 और 25 तारीख में खासकर देखें तो हैवी रेन्स इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में कुमाऊं के क्षेत्र में भी आज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने जिस तरीके का पूर्वानुमान लगाया था वो सच साबित हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार रिमझिम बारिश होती रहेगी और ये भीगी हुई सड़कें बता रही हैं कि किस तरीके की बारिश देर रात से हुई है। और ये लगातार अभी भी हल्की रिमझिम बारिश, आप हालांकि कैमरे की निगाह से इसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ये धरती को भिगाने के लिए काफ़ी है और लोगों को राहत देने के लिए भी काफ़ी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24, 25 और 26 जून को इसी तरीके का मौसम पूरे उत्तराखंड में बना रहेगा और विशेषकर कुमाऊं के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश की भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो बहरहाल इस बारिश से लोगों को खासी राहत मिल रही है। सुमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर काठगोदाम के करीब एक महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। सोनकोट इलाके की रहने वाली 58 साल की महिला मंगलवार सुबह पूजा के लिए मंदिर जा रही थी और तभी घात लगाकर बैठे गुलदार ने इस पर हमला बोल दिया। गुलदार महिला की लाश को अपने साथ जंगल में लेकर चला गया और गांव वालों के शोरगुल के बाद ही गुलदार महिला को छोड़कर भाग पाया। घटना के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। नरभक्षी गुलदार को पकड़ने की अब मांग जोरों पर है। ऐसे में अकेले जाना। वो मंदिर जा रही थी तो उनके घर से जैसे वो निकली तो ये रोड से जैसे थोड़ा सा यहाँ पे पहुंची थी 5-10 मीटर रोड से ऊपर, तो उसने हमला किया। तो थोड़ा चिल्लाया तो उनका बेटा आया। उनके बेटा जब चिल्लाया तो फिर वो थोड़ा ऊपर हो गया, उसने पत्थर मारे तो तब वो छोड़ के भागा, जिसमें उनकी जान चली गई। लद्दाख के गलवन में भारतीय सेना के साथ हुई दगाबाजी के बाद अब माना जा रहा है कि चीन भारत पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले की साजिश कर रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड साइबर क्राइम पुलिस भी सतर्कता बरत रही है। साथ ही पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार के लिंक पर क्लिक ना करें। महत्वपूर्ण संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीजी अशोक कुमार कह रहे हैं कि साइबर हमले से हम केवल जागरूक होने से ही बच सकते हैं और इसको हम सबको इसके प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क होना है, जागरूक होना है। पहले जागरूकता और फिर सतर्कता। क्या और कैसे अटैक किया जा सकता है, कैसे अपनी वेबसाइट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सेफ रह सकते हैं, इसके बारे में जानकारी और फिर वो जितनी भी इसमें सावधानी बरतने के क्लोजेज होते हैं उसको बरताना जाना बहुत ज़रूरी है। एसटीएफ लोगों को लगातार अवेयर भी कर रही है, खुद भी अपनी ओर से वो जो बेस्ट पॉसिबल वो कर रही है। बाकी भारत सरकार की एजेंसीज भी इसमें जरूर कुछ कर रही होंगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर खुलेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। प्रदेश के हर ब्लॉक में खोले जाएंगे 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसकी घोषणा कर दी है। क्लास 1 से 12th तक के होंगे ये स्कूल इंग्लिश मीडियम के। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही ये स्कूल शुरू किए जाएंगे। भारती सकलानी और जानकारी के साथ हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। भारतीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने क्या घोषणा की है? देखिए, ये एजेंडा मीटिंग का आज रहा है, जो वर्चुअल मीटिंग शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज ली सभी अधिकारियों के साथ। शिक्षा महानिदेशक, शिक्षा सचिव, निदेशक सभी इसमें मौजूद थे और इससे कहा गया है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर
प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। लगातार इस मांग को किया जा रहा था कि प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसमें सरकारी बच्चे पढ़ सके, सरकारी स्कूल जिस तरीके से चलते हैं उसी तर्ज पर इन स्कूल को खोला जाएगा और CBSE का पूरा मॉड्यूल रहेगा कंचन इन स्कूल में, उसी तरह की फैसिलिटीज रहेंगी। तो एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है उस गरीब तबके के बच्चे के लिए भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना देखता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ये बात लगातार की थी कि उनका मकसद यही है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर इन स्कूल को खोलने की घोषणा की गई है आज। भारती सकलानी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राज्य में बोर्ड परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी परीक्षा सेंटरों को रोजाना सैनिटाइज करना जरूरी है और इसी के साथ राज्य में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दिया है। सचिव आपदा व सचिव स्वास्थ्य ने कोर्ट में बताया कि सभी ग्राम प्रधानों को फंड दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्थानों में शिकायत मिलती है, उसमें जल्द व्यवस्था की जा रही है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जिन ग्राम पंचायतों में फंड नहीं पहुंचा है उन तक उनकी व्यवस्था तत्काल की जाए। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेशित किया है कि जब तक बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी तब तक बोर्ड परीक्षा के दिनों में भी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कराना होगा, क्योंकि वहां पूर्व में क्वारंटाइन सेंटर थे। और साथ ही ये भी आदेशित किया है कि जिन जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि ग्राम प्रधानों को अभी तक फंड प्राप्त नहीं हुआ है क्वारंटाइन सेंटर्स के मेंटेनेंस के लिए, वो फंड भी अगली तारीख से पहले उनको उपलब्ध कराया जाए। ऋषिकेश, आपको लिए चलते हैं जहां पर आपके चैनल न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। पुरानी चुंगी से बैराज तक नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के चलते सड़क बीते 2 सालों से खुदी पड़ी है। यहीं से एम्स के मरीजों के आने जाने का रास्ता भी है। ऐसे में न्यूज 18 ने यह खबर बेहद प्रमुखता के साथ दिखाई और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए NH अधिकारियों से बात की। सड़क के कार्य को लेकर जल्दी उसको पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये NH का पार्ट है और जो कोयल घाटी से और सीमा डेंटल की तरफ बढ़ने वाला जो हमारा बैराज जिसे कहते हैं वो दूसरा पार्ट है, उसे PWD बनाएगी। और मैं ये समझता हूँ पिछले दिनों में PWD के अधिकारियों से भी कह के वो काम शुरू हो गया है और ये आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी काम अब शुरू हुआ है। इनसे मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है, पूरी तरह से कड़ाई से कहा है कि क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं होगा। अल्मोड़ा में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 3 महीने से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े थे, लेकिन अब निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए डीएम ने सभी निर्माण विभागों को तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने और राज्यों या फिर जिलों से आने वाले मजदूरों को भी निर्माण स्थल पर क्वारंटीन करने की व्यवस्था बनाने की बात कही है। जितने भी चालू योजनाएं हैं उनके लिए भी हमने कुछ धन का प्राविधान किया है ताकि ये योजनाएं धन अभाव में ना रुकें। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को पूरा बूस्ट किया जाए। तो इंजीनियरों से हमारा सारा डिस्कशन भी हुआ और लेबर के संबंध में जो दिक्कतें आ रही है उनको भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलते हैं रुद्रप्रयाग। ऊठीमठ तहसील में तैनात तहसीलदार जयवीर राम बघाणी लोगों के सामने भी एक नजीर पेश कर रहे हैं। दरअसल जयवीर राम ड्यूटी समाप्त होने के बाद जब अपने घर पहुंचते हैं वहां भी वो खाली समय में लोगों में निशुल्क मास्क वितरित करने के लिए मास्क सिलते हुए नजर आते हैं। तहसीलदार का सिलाई मशीन से मास्क सिलते हुए का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वही आपको हम दिखा रहे हैं। लोग उनके सेवा भाव के जज्बे से बहुत प्रभावित हैं और लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। कार्य करने के उपरांत जो मुझे खाली समय मिलता है उस समय में मैं कमरे पे जाकर खादी कपड़े पर मास्क बनाने का कार्य करता हूँ। स्वयं के बना हुए मास्क का उपयोग करने के साथ साथ मैं अपने तहसील कर्मचारियों को भी मास्क वितरण करता हूँ। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में 3 सालों से चल रही 5 बाघों को लाने की योजना की इस साल शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर में राजाजी टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट लैंडस्केप से पहला बाघ शिफ्ट किया जाएगा।
NTCA ने इसके लिए 40 लाख रुपए की दूसरी किश्त भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व में 34 बाघ मौजूद हैं, लेकिन इसमें से अकेले 28 बाघ राजाजी के चीला, गोहरी, रवासन और श्यामपुर रेंज में हैं, जबकि टाइगर रिजर्व के दूसरे हिस्से मोतीचूर रेंज में मात्र 2 बाघिनी मौजूद हैं। और इसी के चलते सालों से अकेली रह रही बाघिनों के अस्तित्व पर भी अब संकट मंडरा रहा है। इसीलिए 2017 में यहां 5 बाघ लाने की योजना बनाई गई थी। वित्तीय वर्ष में टाइगर के लिए एक रिलीज़ के लिए बाड़ा भी बनाया गया है, जो कि मोतीचूर रेंज के अंतर्गत है। और वहीं हमने अभी प्लानिंग की है कि अक्टूबर में फर्स्ट मेल टाइगर हम लाकर उसी एरिया में रिलीज़ करेंगे, जहां पे हमारी 2 टाइगर सभी सामान्य तौर पे विचरण भी करती हैं। इसके अलावा टाइगर छोड़ने से पहले भी हमारे को ग्राउंड पे बहुत सारी तैयारियां करनी है, जो कि ट्रेनिंग्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कॉर्बेट रिजर्व, टाइगर रिजर्व में दुर्लभ जलीय जीवों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या में कमी आई है। फरवरी महीने में यहां पर जलीय जीवों की जो गिनती की गई थी उसमें मुख्य रूप से घड़ियाल, मगरमच्छ, ऊदबिलाव शामिल किए गए थे। अब कॉर्बेट में इस गिनती का डेटा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि यहां घड़ियाल और ऊदबिलाव की संख्या में कमी आई और मगरमच्छ की संख्या बढ़ गई है। जो हमारे मगरमच्छ हैं उनकी संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है, परंतु जो घड़ियाल हैं और ऑटर्स हैं उनमें नंबर्स कुछ कम साइटिंग हुई है। हो सकता है कि जिस दौरान ये गणना का कार्य किया गया था उन दौरान काफ़ी बारिश हुई है और जिसके कारण बारिश में कई जगह पे इन एक्वेटिक एनिमल्स की साइटिंग कम हो पाई है। तो इस डेटा को चीफ वाइल्ड वार्डन महोदय को भेजा जा रहा है, फिर उसको एनालिसिस के बाद जैसी उसमें निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। तापमान की बात करते हैं, जहां पर एक तरफ पूरे देश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में अभी भी भारी मात्रा में बर्फ जमा है। हेमकुंड स्थित गुरुद्वारा के साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर परिसर में भारी मात्रा में बर्फ जमा है। हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां अभी तक इस धाम के कपाट नहीं खुले, तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का कहना है कि हेमकुंड क्षेत्र में अभी भी भारी मात्रा में बर्फ जमा है। तो वहीं अटलाकोटी ग्लेशियर में भी 1 से 2 किलोमीटर तक की बर्फ रास्ते में दबी हुई है। वाला ग्लेशियर है जो तकरीबन 100 से 150 फुट लंबा है और 20 से 25 फुट तक ऊंचाई है उसकी, और नीचे को भी कम से कम ये घाघरिया से थोड़ा ऊपर तक है, मान लीजिए कि 1-1.5 किलोमीटर लंबाई में ज्यों का त्यों ही है। और हेमकुंड साहब के चौगिर्दे में भी 3 से लेकर 5 फुट तक बर्फ़ है। पूरा सरोवर है जो फ्रीज हो रखा है, बिल्कुल जमा हुआ है, और चौगिर्दे में सारे में बर्फ़ है। और नीचे का रास्ता है जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक, वो भी 2 से लेकर 5 फुट बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं हेमकुंड साहिब की, जहां पर ये अभी भी इतनी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ मौजूद है। कोरोना के संक्रमण के चलते मंदिर बंद है। हेमकुंड स्थित गुरुद्वारा के साथ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर परिसर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में यहां पर बर्फ जमा है। और हेमकुंड सरोवर की अगर हम बात करें तो ये भी पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको सफेद चादर में लिपटी हुई ये जमीन नजर आएगी, जिसमें हेमकुंड सरोवर भी है। हेमकुंड सरोवर का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, बर्फ के नीचे दबा हुआ है। और इसी के साथ उत्तराखंड के खास बुलेटिन में अपना उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।